गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। गोलमेज सम्मेलन के बाद, हरिजन सेवक संघ की स्थापना के बाद आज हम लोग जब देखा कि मतलब चीज़ें ऐसी चल रही थी, उस समय गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हुए देखा जाता दलित उत्थान या हरिजनों उत्थान, क्योंकि अम्बेडकर ने दलित शब्दावली का प्रयोग किया, दलित शब्द की संकल्पना के साथ आगे सिस्टम को बढ़ाया। लेकिन गांधी ने कहा ये दलित नहीं है, हरिजन है, ईश्वर के जन। अब वो हरिजनों उत्थान में लग जाते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत देखा जाता है एक गतिरोध उत्पन्न होता है। उस गतिरोध की जो समस्या है, क्योंकि देखा गया उस गतिरोध की वजह से कांग्रेस के अंतर्गत देखा गया लोग अलग हटके एक नई पार्टी की संकल्पना देते हैं। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसको बोलते हैं हम लोग हैं। क्या बोलेंगे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हटकर एक नई पार्टी का गठन होता है, और ये पार्टी जब गठित होती है, इस पार्टी का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हटके अलग स्वरूप में होता है। होता क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सीधे सवाल एग्जाम में आता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्थापना आप बताएंगे 1934। कब होती है? 1934। क्योंकि 1933 में देखा गया है कि हरिजनों उत्थान के संदर्भ में हरिजन यात्रा 12,500 मील की उन्होंने तय की, और उस वक्त देखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे लोग गांधी के विरोध में थे। उसकी वजह से इस नई पार्टी का गठन होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934। सवाल पूछा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सीधे सवाल पूछा जाता है, इसके फाउंडर कौन है? तो संस्थापक, इसमें कई नाम आते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य नाम हम कुछ नामों का उल्लेख करते हैं। आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण। कौन है? जेपी बाबू, जयप्रकाश नारायण। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और खास करके इन्होंने इंदिरा जी की सरकार के समय इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इमरजेंसी जब लागू हुई थी। ध्यान रखना, ये वही नाम है। तो संस्थापक में देखेंगे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। क्या नाम है? अच्युत पटवर्धन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव। सीधे सवाल पूछा जाता है कि इसकी पार्टी के संस्थापकों में मुख्य नाम जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मशानी, इन सब लोगों ने देखा जाता है इस पार्टी की आधारशिला रखी, जिसकी मुख्य भूमिका में थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र देव। आपके एग्जाम में सवाल सीधे पूछा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 हुई। संस्थापक कौन? सवाल पूछा जाता है इसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पूछी जाती है कि प्रथम बैठक कहां हुई? तो प्रथम बैठक आपको बताना होगा पटना। कौन सी जगह थी वो? पटना। जिसे वो जगह जहां पर आज गांधी मैदान बोला जाता है पटना का, उसी जगह देखा जाता वहां पर प्रथम बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में होती है, और इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता की जब बात आती है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बताना होगा जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण बाबू, जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना इस चीज को, यहां से सवाल बनते हैं
क्या सवाल बनता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आप बताते हैं 1934। संस्थापक पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, इन लोगों ने देखा जाता है इस पार्टी की आधारशिला रखी। इसके अंतर्गत मुख्य भूमिका में जो नाम आते हैं ये नाम आते हैं, और इसकी प्रथम बैठक आपको पता है पटना में बुलाई जाती है, और उस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। अब कांग्रेस से हट करके, कांग्रेस की विचारधारा से हट करके, कांग्रेस की विचारधारा से नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस की जो देखा जाता है भीतर एक गतिरोध से, उससे दूर होकर एक नई पार्टी स्थापित होती है 1934 में। तो आपसे सीधे सवाल पूछा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934, प्रथम बैठक कहां? पटना। उस बैठक की अध्यक्षता किसने की? जयप्रकाश नारायण। संस्थापक की बात आएगी तो जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी जैसे लोगों का उल्लेख होता है। इन लोगों ने सोशलिस्ट विचारधारा के तहत, समाजवादी विचारधारा के तहत इन लोगों ने काम करना स्टार्ट हुआ। इन सब के तहत देखा जाता है उसी समय भारत शासन अधिनियम 1935 का उल्लेख होता है। भारत शासन अधिनियम 1935। आगे आप देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है संविधान की एक मूल रूपरेखा, एक आधारभूत ढांचा कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो नियम थे वो देखा गया कि आधारभूत ढांचे के अंतर्गत संदर्भित किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में बताया जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनावों का उल्लेख होता है। 1937 के प्रांतीय चुनावों से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 में देखा गया है कि प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है संघात्मक शासन की शुरुआत कब और कब हुई? तो संघात्मक शासन की शुरुआत देखा जाता है 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की जाती है। और प्रश्न बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1919 अधिनियम के तहत लागू की गई। प्रश्न बनता है प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। प्रश्न बनता है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू हुई? 1935 अधिनियम के तहत लागू हुई। सवाल पूछा जाता है भारत शासन अधिनियम कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो संघात्मक शासन की शुरुआत होती है। तो आपको ध्यान रखना है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघात्मक शासन की शुरुआत, संघात्मक शासन की शुरुआत, संघात्मक शासन की शुरुआत। सीधे सवाल पूछा जाता है तो कोई हिचकिचाहट नहीं, सीधे आपको बताना होगा। संघात्मक शासन की शुरुआत पूछा जाएगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया। प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को, द्वैध शासन की व्यवस्था, द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया। सवाल बनता है भारत
किस शासन अधिनियम के तहत संघात्मक शासन की शुरुआत होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सवाल पूछा जाता है प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो आपको पूछा जाएगा प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट सवाल बनता है कि केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू। सवाल पूछा जाता है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू हुई? तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था देखा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई। द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई। एक सवाल यहां पर और हमें नोट पॉइंट करके इस साइड में देखना है कि सवाल पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू हुई? तो नोट में पॉइंट में देखिए, याद करना हमें आसान हो जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कब हुई? 1935 अधिनियम के तहत। और नोट पॉइंट में देंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 अधिनियम के तहत लागू हुई। तो क्या बोलेंगे? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत लागू हुई। कब लागू हुई? 1919 अधिनियम के तहत लागू। अब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघात्मक शासन की शुरुआत हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघात्मक शासन की शुरुआत हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से, कहां से? प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू, नोट पॉइंट देते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को 1919 अधिनियम के तहत लागू हुई। सवाल पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू हुई? तो 1919 अधिनियम के तहत। तो आपको ध्यान रखना है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघात्मक शासन की शुरुआत होती है तथा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की जाती है एवं प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को 1919 अधिनियम के तहत लागू किया गया था। 1935 अधिनियम देखा जाता है भारतीय संविधान की मूल अवधारणा के तहत देखा जाता है एक बेस रूपी देखा जाता है कि आधार तैयार, बेस एक प्रकार से देखा मजबूत आधार तैयार किया गया था संविधान के लिए। आगे हम देखते हैं, आगे आप जब बात करते हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव, 1937 के प्रांतीय चुनाव। जब ये अधिनियम आया उसी समय देखा गया
प्रांतों में निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत देखा जाता है कि चुनाव की तैयारी हुई और उस समय भारत में देखा जाता 1937 में जब प्रांतीय चुनाव होते हैं उस समय देखा गया है कि लगभग भारत में 11 प्रांत हुआ करते थे। सवाल पूछा जाता है 1937 के प्रांतीय जो चुनाव होते हैं उस समय कुल कितने प्रांत थे, तो आपको बताना होगा 11 प्रांत थे। जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बंबई, असम, पंजाब, बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रांत और सिंध। उस समय कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों के अंतर्गत जब चुनाव हुए, मैक्सिमम देखा जाता भारत की सभी पार्टियों ने, उस समय जितनी पार्टीज थी उन सब ने पार्टिसिपेट किया। उन सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा और चुनाव में देखा जाता है मूलभूत देखा जाता है जो बड़ी सफलता के रूप में प्राप्त हुई, वो सफलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली। 1937 के प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखा जाता है कि एक बड़ी सफलता के रूप में बड़ी सफलता मिलती है, जिसके तहत उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है। प्रश्न बनता है 1935-37 के प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाने में सफल रही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 के प्रांतीय चुनाव में लगभग 8 प्रांतों में उसकी सरकार बनी। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। सवाल पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई, तो 8 प्रांतों में सरकार बनाई। सवाल पूछा जाता पूर्ण बहुमत की सरकार कितने प्रांतों में थी, तो पूर्ण बहुमत की सरकार 5 प्रांतों में थी, लेकिन बंबई प्रांत में मात्र 2 सीटों से देखा जाता है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और लेकिन उस स्तर पे फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। बंबई प्रांत में था क्या 175 सीटें थी और पूर्ण बहुमत के लिए उनको देखा जाता है लगभग 88 सीटों की आवश्यक 88 या 87 सीटों की आवश्यकता होती थी, लेकिन उस जगह मात्र 2 सीटों से वो पिछड़ जाते, 85 सीटें ही मिलती हैं। मात्र 85 सीटें मिलती जबकि 87-88 सीटों की आवश्यकता होती है। 2 सीटों के कारण बंबई में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनती है, लेकिन फिर भी सरकार ये लोग बना लेते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कुल कितने प्रांतों में सरकार बनी थी, तो 8 प्रांतों में। सवाल पूछा जाता पूर्ण बहुमत की सरकार कितने प्रांतों में थी, 5 प्रांतों में थी। एक बार ये सवाल आया था यूपीपीसीएस के एग्जाम में, जहां पर पूछा गया था कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो ऑप्शन थे 4, 6, 7, 8। तो उसमें 5 ऑप्शन नहीं था, तो नियर अबाउट उसका जो ऑप्शन था वो 6 माना गया था। ध्यान रखना है, क्योंकि बंबई प्रांत में मात्र 2 सीटों से पिछड़ते हैं, लेकिन होता क्या है किसी प्रकार इन लोगों ने सरकार बना ली थी। मिलीजुली सरकार की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखा गया कि असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में मिलीजुली सरकार अपनी अर्थात गठबंधन की सरकार बनाई, और उसके साथ साथ देखा था मुस्लिम लीग ने गठबंधन की सरकार जो मुस्लिम लीग की थी वो 3 प्रांतों में बनती है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ मुस्लिम लीग ने गठबंधन किया। देखा जाता है पंजाब में देखा जाए यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मुस्लिम लीग ने गठबंधन किया। सिंध में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। सवाल पूछा जाता 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने राज्यों में सरकार बनाई, तो 3 प्रांतों में सरकार बनाई थी, और कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई, तो 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। इसलिए कहा जाता है उस समय कुल कितने प्रांत थे, तो आपको बताना होगा 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11। संयुक्त प्रांत जॉइंट प्रोविंस जो थी देखा जाता है, संयुक्त प्रांत जो था आधुनिक उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश अर्थात संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने थे। कौन बने थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव
ध्यान रखना है। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव, 1937 के प्रांतीय चुनाव। तो आपको यहां पर ये चीज निकालना होगा कि 1937 प्रांतीय चुनाव के समय कुल प्रांत पूछे जाएं। आपसे पूछा जाए कुल प्रांत कितने थे, तो आप बताएंगे। कुल प्रांत पूछे जाएं तो आप कितने बताएंगे? 11 प्रांत थे। कितने थे? 11 प्रांत थे। सवाल पूछा जाता है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के समय कुल प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे। सवाल पूछा जाता है कि उस समय 11 प्रांत थे, तो बताया जाता है कि कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में, कितने? 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 8 प्रांतों में सरकार बनाई। कितने प्रांतों में? 8। 1937 के प्रांतीय चुनाव के समय कुल प्रांत 11 थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई तथा मुस्लिम लीग ने, ध्यान रखना है, तथा मुस्लिम लीग ने आपको बताना होगा कि 3 प्रांतों में सरकार बनाई। 3 प्रांतों में सरकार बनाई। कितने प्रांतों में? 3 प्रांतों में सरकार बनाई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव के समय कुल प्रांत 11 थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई तथा मुस्लिम लीग ने 3 प्रांतों में सरकार बनाई। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग एक बार फिर से इसको अब सवाल इसमें कैसे बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाए कि 1937 जो प्रांतीय चुनाव हुए किस अधिनियम के तहत हुए? 1937 के जो प्रांतीय चुनाव थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1937 के प्रांतीय चुनाव के समय कुल कितने प्रांत थे? आपको बताना होगा। 11 प्रांत थे। कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 8 प्रांतों में बनाई थी। मुस्लिम लीग ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 3 प्रांतों में सरकार बनाई थी। आगे आप देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी के आगे सवाल पूछा जाता है कुल 11 प्रांत, कुल जो 11 प्रांत हैं, कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। 11 प्रांत। कुल 11 प्रांत में, कुल 11 प्रांत जैसे आपको बताना होगा संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश, बिहार। कुल 11 प्रांत जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा, मद्रास, बंबई, बंगाल, पंजाब। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट इस साइड हम लिखते हैं असम। असम, पश्चिमोत्तर प्रांत। कौन सा? वही जहां सीमांत गांधी आते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत। उसके बाद देखा जाता है सिंध। कौन सी जगह? वर्तमान में देखा जाता है जो सिंध है ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो 9 और 10 और 11, इसी कुल 11 प्रांत थे। आपको ध्यान रखना है कि 5 प्रांतों में संयुक्त प्रांत, ध्यान रखना इस चीज को है कि 5 प्रांत जो हम बताए थे कि संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा,
मद्रास। पूर्ण बहुमत की सरकार क्या थी? पूर्ण बहुमत की सरकार। ये है पूर्ण बहुमत की सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी थी? कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ध्यान रखना है, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कितने प्रांतों में? 5। सवाल पूछा जाए कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी? 5 प्रांतों में। बंबई में मात्र, ध्यान रखना, 2 सीटों से पिछड़ जाते हैं, इसलिए यहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी बनी? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। ये आप देखते हैं असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, इन 2 जगहों पर देखा जाता है कि कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई। किसने? कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार बनाई। सीधे सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस प्रांत में गठबंधन की सरकार बनाई थी? तो आपको बताना होगा असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। कहां कहां? असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। तो कुल 11 प्रांत थे, जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, बंगाल, पंजाब, असम, पश्चिमोत्तर प्रांत और सिंध। संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत, बिहार में पूर्ण बहुमत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत और मद्रास में पूर्ण। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार 5 प्रांतों में बनाई। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 5। बंबई में 2 सीटों से पिछड़ते हैं, तो यहां पर 2 सीटें अपना माइनस कर लेते हैं और सरकार कांग्रेस की ही सरकार यहां पर बनती है और बीजी खेर यहां के सीएम बनते हैं। बीजी खेर जो होते हैं यहां के सीएम बनते हैं। इस प्रकार देखा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, इसीलिए कहा जाता है कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई, जिसमें 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आप देखते हैं कि असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। बात आती है कि बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 प्रांत है। यहां पर देखा जाता है कि बंगाल में, ध्यान रखना, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, कौन सी पार्टी थी? कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग के द्वारा, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। लीग ने मिलकर सरकार बनाई, मिलकर सरकार बनाई। सवाल पूछा जाता है बंगाल में किस पार्टी की सरकार थी? तो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। सवाल पूछा जाता है बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो बंगाल के मुख्यमंत्री पूछा जाएगा। बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक। क्या नाम था? फजलुल हक। बंगाल के मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो आप बताएंगे फजलुल हक। फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित थे। ध्यान रखना है, फजलुल हक जो हैं कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित थे। इस चीज को ध्यान रखना है। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि
कि 1937 प्रांतीय चुनाव में बंगाल से सीएम कौन बना, मुख्यमंत्री कौन, तो आपको बताना होगा फजलुल हक। किस पार्टी से संबंधित थे, कृषक प्रजा पार्टी से। कृषक प्रजा पार्टी के साथ किसका गठबंधन हुआ था, आप बताएंगे मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन से देखा जाता है फजलुल हक मुख्यमंत्री बनते हैं, कहां से, बंगाल से। आगे आप देखते हैं, दूसरे बात करते हैं, आगे हम देखते हैं कि बंगाल में क्या होता है। बंगाल के बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, कौन, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन की सरकार बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया जाता है सिकंदर हयात खान को। पंजाब में मुख्यमंत्री पूछा जाएगा कि कौन बनते हैं, तो सिकंदर हयात खान। क्या नाम था, सिकंदर हयात खान। मुख्यमंत्री कौन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर हयात खान। तो कृषक प्रजा पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनता है, फजलुल हक। यूनियनिस्ट पार्टी की ओर से देखा जाता है जो सिकंदर हयात खान हैं, मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खान, जिनका संबंध यूनियनिस्ट पार्टी से था। सिकंदर हयात खान किस पार्टी से संबंधित थे, यूनियनिस्ट पार्टी से संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है। और मुस्लिम लीग के साथ यहां पर गठबंधन होता है। तो पंजाब में आपसे पूछा जाए यूनियनिस्ट पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकार बनाई, जिसमें पंजाब में देखा जाता है सिकंदर हयात खान क्या मुख्यमंत्री बनते हैं। और सिकंदर हयात खान का संबंध किससे है, किस पार्टी से, यूनियनिस्ट पार्टी से। सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि सिंध प्रांत में, तो आप बताएंगे सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। किसने बनाई थी, मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। इस प्रकार देखा जाता है मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी के रूप में नहीं निकली और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में निकली। तो सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। आगे आप देखते हैं, ये तो हो गया पंजाब और बंगाल और सिंध। आगे हम देखते हैं कि संयुक्त प्रांत जो होता है, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता। सीधे सवाल आता है, संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन थे, संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताते हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत। सीधे सवाल पूछा जाता है, संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए, संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ध्यान रखना। तो 19 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल भारत में 11 प्रांत थे, जिसमें कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई, मुस्लिम लीग ने 3 प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार और देखा जाता है अन्य प्रांतों में उसकी गठबंधन की सरकार थी। मुस्लिम लीग ने 3 प्रांतों में सरकार बनाई, जिसमें पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसके तहत सिकंदर हयात खान मुख्यमंत्री बनते हैं।
मुस्लिम लीग ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसके तहत फजलुल हक मुख्यमंत्री बनते हैं। और देखा जाता है कि सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। इस प्रकार देखा जाता है कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती है और मुस्लिम लीग को उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती जिसकी उसने कामना की थी, जितनी उसकी उम्मीद थी। इस प्रकार देखा जाता है प्रांतों में सरकारें चलती रहती हैं। इसी के साथ आप देखते हैं कि जब ये सरकारें चल रही थी उसी समय देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक होता है। उसी युद्ध की घोषणा के तहत देखा जाता है कि जैसे युद्ध की घोषणा होती है, वायसराय लिनलिथगो उस समय थे। वायसराय कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध की जब घोषणा होती है उस समय वायसराय लिनलिथगो हैं। और लिनलिथगो ने किया क्या कि भारतीय प्रांतों कि जो नेतृत्व थे, जो सरकार चला रहे हैं, इन सब को किनारे रखकर बिना कुछ बातचीत किए हुए देखा जाता है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से समर्पित कर दिया, या मित्र राष्ट्रों की ओर से भारत को शामिल कर लिया। कहने का मतलब है भारतीय जनमानस के नेतृत्वकर्ता से बिना कुछ पूछे वायसराय लिनलिथगो ने देखा जाता द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल कर दिया। इस घटना को देखते हुए कांग्रेस शासित प्रांतीय सरकारों ने अपने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। जब 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, उस समय डेट थी, बताया जाता है 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया। सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय सरकारों से जब इस्तीफा दिया तो मुक्ति दिवस किस डेट को मुस्लिम लीग ने मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और उस मुक्ति दिवस का सहयोग देखा जाता है B.R. अम्बेडकर ने भी देखा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सहयोग करते हैं 22 दिसंबर 1939। ठीक है, तो आगे हम लोग उस पर काम करते हैं कि देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, ध्यान रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध आपसे पूछा जाए कब से कब तक रहा, तो आप बताते हैं 1939 से 1945। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को मित्र ब्रिटिश सरकार के सहयोग के लिए देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। जिसकी वजह से कांग्रेस शासित प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दी। जिसकी वजह से कांग्रेस शासित प्रांतों ने इस्तीफा दे दिया।
सवाल पूछा जाता है किस वजह से 1937 के प्रांतीय चुनाव जो संपन्न हुए थे, लगभग सवाल पूछा कितने महीनों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रांतीय जो सरकारें थी कितने महीने सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दिया। सीधे आता है 26, 27, 28, 29, कितने महीने बाद? 28 महीने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज पे, हमें क्या पकड़ के चलना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945। आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दौरान उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय कौन है? आपको ये भी सवाल बनेगा, कौन है? तो आप बताएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस शासित प्रांतों ने इस्तीफा दे दिया। सवाल पूछा जाता है कि 1937 प्रांतीय सरकारें 1937 में बनी प्रांतीय सरकारें कितने महीने चली थी? तो 28 महीने चली थी। ध्यान रखना है 1937 में गठित प्रांतीय सरकारें 28 महीने चली। कितनी महीने? 28 महीने चली थी। सीधे सवाल आया है, बहुत बार आया है, 28 महीने चली थी। कितने महीने चली? 28 महीने चली थी। ये ध्यान रखना है कि 1937 में गठित प्रांतीय सरकारें जो थी 28 महीने चली थी। कितने महीने? 28 महीने। ध्यान रखना है मुक्ति दिवस, अगला पॉइंट हमारा जो होगा उसमें ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता है 22 दिसंबर, डेट क्या थी? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस शासित जो राज्य थे उन राज्यों को कांग्रेस से मुक्ति मिलती है जब कांग्रेस इस्तीफा दे देती है उस पार्टी से। देखा जाता है उस प्रांतों से मुख्यमंत्री अपने सिस्टम को पूरी तरह से इस्तीफा देती है, इसीलिए मुस्लिम लीग ने कहा ये तो मुक्ति मिल गई, मुक्ति दिवस। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया जिसका सहयोग सीधे सवाल पूछा जाता है, जिसका सहयोग B.R. अम्बेडकर ने भी दिया। जिसका सहयोग B.R. अम्बेडकर ने दिया। ये सवाल बनता है, इसका सहयोग किसने दिया था? B.R. अम्बेडकर। तो 22 सवाल पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने, किस पार्टी ने? तो आपको ध्यान रखना है, तो 22 दिसंबर 1939 को किसने? मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। जिसका सहयोग किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने किया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 महीने सरकार संचालित करने के बाद में भारत देश को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया जाता बिना भारतीय नेतृत्व या भारतीय जो राष्ट्र नेता हैं उनसे बिना सलाह मशविरा के, और भारत की इच्छा है कि नहीं है, जिसके कारण इन प्रांतों की सरकारों ने कहा जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई पद ही नहीं, तो नाम मात्र के दिखावे से क्या मतलब, हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इस युद्ध से देखा जाता है इन सरकारों से इस्तीफा देते थे, कोई इसकी जरूरत नहीं है। आगे आप देखते हैं कि ये चीजें चल रही होती है, उसी समय कुछ बिंदु वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। देखा जाता है कुछ सेशन इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं, जैसे 1936 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन।
1936 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1936 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1936 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है कि अध्यक्षता किसने की, तो आपको बताना होगा जे.एल. नेहरू ने की। किसने की थी? जे.एल. नेहरू ने की। सीधे सवाल पूछा जाता है 1935 कांग्रेस का अधिवेशन कब कहां आयोजित हुआ, तो लखनऊ में आयोजित हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बताना है जे.एल. नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारधारा की, देखा जाता है समाजवाद शब्द की अवधारणा दी। 1936 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जे.एल. नेहरू ने समाजवाद की संकल्पना दी। समाजवाद की संकल्पना दी। सीधे सवाल पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में समाजवाद की संकल्पना दी, तो आपको बताना है कि 1936 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1936 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 1936 कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कांग्रेस के इस अधिवेशन में देखा जाता है जे.एल. नेहरू ने समाजवाद की संकल्पना दी, समाजवाद शब्द की अवधारणा दी। तो सवाल पूछा जाता है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम समाजवाद शब्द की अवधारणा दी गई थी, तो 1936 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट एक और बनता है 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन। सवाल पूछा जाता है 1937 कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन है, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है, तो आप अध्यक्षता किसने की थी, तो फिर वही नाम आएगा जे.एल. नेहरू ने। किसने की थी? जे.एल. नेहरू। 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जे.एल. नेहरू ने। सीधे सवाल पूछा जाता है 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है, एकमात्र अधिवेशन है 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जिसका आयोजन गांव में हुआ। जिसका आयोजन गांव में हुआ। सवाल पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ, तो 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जिसका आयोजन कहाँ हुआ? गांव में हुआ। सवाल पूछा जाता है ये फैजपुर कहाँ पड़ता है, तो फैजपुर आपको बताना होगा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये ध्यान रखना है कि फैजपुर कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। एकमात्र अधिवेशन जिसका आयोजन पूछा जाता है कहाँ हुआ है, तो गांव में हुआ है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बताना होगा जवाहरलाल नेहरू ने। यह अधिवेशन, एक बार सवाल और है, फैजपुर अधिवेशन किस प्रांत में हुआ था, तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र। क्या बताना होगा? महाराष्ट्र।
तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में होता है ये फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी। एकमात्र अधिवेशन है जिसका आयोजन पूछा जाए कहां हुआ था, होता है गांव में होता है। इसके बाद आगे हम लोग जिस पे पॉइंट पे चलते हैं उस पॉइंट की जब बात हम लोग करते हैं, ध्यान रखना है 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। बात ध्यान रखना है हरिपुरा जो अधिवेशन है 1900 जो देखा गया है कि 1938 कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में आयोजित होता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। वह अधिवेशन पूछा जाता है हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना होगा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से सुभाष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नॉमिनेट किया जाता है। तो 1900 आपको ध्यान में होगा 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कौन सी जगह है? हरिपुरा अधिवेशन। प्रश्न बनता है 1938 जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता पूछा जाता है किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्हें सर्वसम्मति से देखा जाता है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का एक मौका मिलता है। और इसी अधिवेशन में उन्होंने इतना प्रभाव डाला कि पूरी कांग्रेस लॉबी जो थी उनके साथ देखा जाता है एक कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलने के लिए तैयार थी। इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि अगली बार देखा गया उनके लिए पूरी से पूरी एक रोडमैप तैयार हो गया था भारतीय राजनीति के अंतर्गत कांग्रेस की विचारधारा के तहत। तो 1938 कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है, अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। पूछा जाता है ये जो हरिपुरा है, हरिपुरा कहाँ है, तो आपको बताना होगा हरिपुरा कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भैया ये ध्यान रखना है, एक कई बार सवाल आया है। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कहाँ, हरिपुरा अधिवेशन जो होता है वो कहाँ होता है? गुजरात में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सर्वसम्मति से सुभाष अध्यक्ष नामित होते हैं। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नामित होते हैं। अध्यक्ष नामित होते हैं। सीधे सवाल पूछा जाता है सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति शब्द, सबकी इच्छा थी कि सुभाष अध्यक्ष बने, तो पूछा जाता 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नामित होते हैं। हरिपुरा कहां पड़ता है, तो आपको बताना होगा ये कहां पड़ेगा? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। आगे आप देखते हैं त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट क्या है? त्रिपुरी संकट, भाई यह एक चीज आपको बता दें, त्रिपुरी है कहां? मध्य प्रदेश में। 1939 कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन त्रिपुरी में होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस एक बार अध्यक्ष के पद के लिए फिर नॉमिनेशन करते हैं, फिर अपना नामांकन करते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी के सहयोग से
एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया 1939 कांग्रेस अधिवेशन में भी नामांकन करते हैं। तो 1939 जो कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में होता है, उसमें दो उम्मीदवार हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। तो दो उम्मीदवार की वजह से त्रिपुरी संकट आता है। त्रिपुरी संकट का मूल जो देखा जाता है आधार, त्रिपुरी संकट में त्रिपुरी संकट देखा जाता है कि गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, क्या नाम है? पट्टाभी सीतारमैया। गांधी के उम्मीदवार कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। त्रिपुरी संकट में देखा कि त्रिपुरी संकट क्यों आया? गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया और दूसरे कौन है? सुभाष चंद्र बोस। दो उम्मीदवार हो गए, ध्यान रखना है। तो त्रिपुरी संकट जो कहा जाता है, त्रिपुरी संकट इसलिए कहा जाता है, बात करेंगे त्रिपुरी जो संकट था, आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरी संकट इसलिए कहा जाता है कि गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस दो उम्मीदवार हैं। इसीलिए कांग्रेस 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, और त्रिपुरी पड़ता कहां है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। आपसे सवाल पूछा जाता है त्रिपुरी संकट क्यों था? त्रिपुरी संकट गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हैं और देखा जाता है सुभाष चंद्र बोस हैं। 1939 कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। इसलिए गांधी ने कहा था, ये मेरी हार नहीं है, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये स्वयं मेरी हार है। क्योंकि गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है कांग्रेस के अधिवेशन में, इसलिए त्रिपुरी संकट की संकल्पना रखी जाती है। तो गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ध्यान रखना है, गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष ने पराजित किया कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाएगा कि गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को किसने पराजित किया? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। कहां, किस अधिवेशन में? 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहां पड़ता? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष ने पराजित किया कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में।
इसीलिए त्रिपुरी संकट, क्योंकि संकट गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस, दो लोग आपस में इसमें लड़ जाते हैं। अब होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया, अध्यक्ष बन गए, सिस्टम चल रहा, कोई भी प्रस्ताव रख रहे हैं अधिवेशन के बाद कांग्रेस के मंच पर, किसी भी प्रस्ताव को सुभाष चंद्र बोस रखते हैं तो उस प्रस्ताव में देखा जाता है उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि गांधी के समर्थक हैं। अभी तो चुनाव तो हार गए लेकिन सामने कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। जब प्रस्ताव स्वयं गांधी देखा जाता है, बैठते हैं और प्रस्ताव लाया जाता है तो सुभाष का कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होता है, जिसकी वजह से सुभाष परेशान होके 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में ही एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। प्रश्न बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ये कहानी होती है कि सवाल पूछा था सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? 1939 में। एक नई पार्टी का गठन कब किया? 1939 में। उस पार्टी का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। आगे आप देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया 1939 में एवं एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी था, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी था। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया कब? 1939 में। सवाल पूछा जाता सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कब दिया था? 1939 में। सवाल पूछा जाता है एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया 1939 में, एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो सवाल पूछा जाता फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी संस्थापक, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना इस चीज को। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? 1939। एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। आगे हम देखते हैं, इसके आगे जब हम चलेंगे तो कुछ बिंदु आते हैं। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न बनता है अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रखना है कि था क्या। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त, डेट लिखते हैं 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव इसलिए लाया गया, बताया जाता है कि भारतीय अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940
को आया, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। अगस्त प्रस्ताव पूछा जाए 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया, जिसका मूल उद्देश्य पूछा जाता है कि जिसका मूल उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना हुआ मूल उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। ये इसका उद्देश्य था। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखा गया कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 के दौर में देखा जाए, युद्ध 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रही ना, हमें अंतरिम सरकार बनाने के लिए तथा वायसराय कार्यकारिणी में कि भारतीयों की संख्या शामिल करने के लिए तथा कुछ अन्य मांगों के साथ देखा जाता है, इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो प्रश्न बनता है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। दोनों पार्टियां थी, ध्यान रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। सीधे सवाल पूछा जाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया। उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। क्या कांग्रेस ने ही विरोध किया कि मुस्लिम लीग ने? दोनों ने विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। क्लियर है? 8 अगस्त 1940। आगे आप देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक पॉइंट आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी का फिर एक देखा जाता है, गांधी फिर अपने स्तर को उठाने की कोशिश में है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, डेट पूछी जाती है तो 17 अक्टूबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पूछा जाता है तो कहां से? पौनार आश्रम। कौन सा आश्रम है? पौनार आश्रम। और पौनार आश्रम पूछा जाता है कि पौनार आश्रम कहां है, तो आप बताते हैं महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सीधे सवाल पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा, का नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे कौन है? गांधी। ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कहां से होता है? पौनार आश्रम। पौनार आश्रम कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कहां से हुआ? पौनार आश्रम। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम
प्रथम सत्याग्रही। आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन है, तो सत्याग्रही बताएंगे आप विनोबा भावे। कौन है, विनोबा भावे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे। प्रश्न बनता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही, तो आपको द्वितीय सत्याग्रही का नाम आता है तो कोई जरूरत नहीं है। प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही जे.एल. नेहरू, हमें इसका कोई मतलब नहीं। कौन है, जे.एल. नेहरू है। द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाएगा तो कौन है, जे.एल. नेहरू। ध्यान रखना है, कौन है, जे.एल. जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही जे.एल. नेहरू, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। सवाल पूछा व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का भी उद्देश्य था दिल्ली चलो। क्या था, दिल्ली चलो। उद्देश्य में नहीं लिखना है, आपसे सवाल पूछा जाता है। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कहां से होता है, पवनार आश्रम। क्वेश्चन नंबर 3, पवनार आश्रम कहां है, महाराष्ट्र है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, विनोबा भावे बताएंगे। द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाएगा तो जे.एल. नेहरू बताएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य पूछा जाता है तो दिल्ली चलो। उद्देश्य क्या था तो आपको बताना होगा दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात आती है तो आपसे सवाल पूछा जाता है पवनार आश्रम कहाँ है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। प्रथम सत्याग्रही कौन है तो आप बताएंगे विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन है तो आप बताएंगे जे.एल. नेहरू। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव पूछा जाता है कब आता है। क्रिप्स प्रस्ताव देखा स्टैफर्ड मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव पूछा जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 था और उसका क्रिप्स प्रस्ताव पूछा जाता है तो मार्च 1942। ध्यान रखना इस चीज को, क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। ध्यान रखना इस चीज को। सवाल स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। क्रिप्स प्रस्ताव को ध्यान रखना, क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो ध्यान, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, हिंदी में बोलेंगे उत्तर तिथीय या किसी डूबते हुए बैंक का चेक। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने किया, कहा, तो पोस्ट डेटेड चेक। ध्यान रखना है, क्रिप्स प्रस्ताव पूछा जाए मार्च 1942, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। कहा कि हम तुम्हें पोस्ट डेटेड, देखा, हम तुम्हें डोमेनियन स्टेट की संज्ञा देते हैं।
भारतीय जनमानस उस समय देखा जाता है डोमिनियन राज्य में हिस्सेदारी की मांग कर रहा था, तो उन लोगों ने देने के लिए हाँ कर ली। इसलिए अब हुआ क्या कि देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हालत खराब हो गई थी, इसलिए देखा जाता है कि सब कुछ भारतीयों को देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंतरिम सरकार बनाई, शामिल करेंगे आपको, और इसके साथ साथ देखा जाता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में भी शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ डोमिनियन स्टेट दे देंगे। तो गांधी कहते हैं जब वो देश ही नहीं बचेगा, अगर जो मित्र राष्ट्र हारते हैं तो भारत भी हारेगा, और ध्रुवीय राष्ट्र जो जीतने वाले राष्ट्र होंगे वो किस प्रकार से भारत को संचालित करेंगे, तो कोई मतलब नहीं। तो जो हमें ये दे रहे हैं वो एक कुछ नहीं है, एक पोस्ट डेटेड चेक है। कहने का मतलब है कि डूबते हुए बैंक का चेक है। तो ध्यान रखना है, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। अच्छा, ये क्यों? आप कॉमन सी बात करिए, रखिएगा, यदि ध्रुवीय राष्ट्र जीत जाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन भारत से समाप्त हो गया। तो भारत से हम क्यों समझौता करें? ब्रिटिश से क्यों समझौता करें? पता चले हम इसका सहयोग कर दे, उसके बाद में हम जब ये हार गए तो हमारा भी उसी प्रकार शोषण हो ध्रुवीय राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के द्वारा। इसलिए कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो प्रश्न बनता है क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942 में। किसके नेतृत्व में आया? स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया। उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना, और क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। आगे अब देखते हैं कि इसी के साथ देखा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव के बाद नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक बनता है, उस टॉपिक के अंतर्गत आप देखते हैं अगला जो टॉपिक होता है कि सीधे गांधी। अब देखो, वही व्यक्ति आज जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, चौरी चौरा घटना के तहत आंदोलन को वापस लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, कुछ देखा जाता है दलित उत्थान, हरिजनों उत्थान देखा जाता है, उस घटना के तहत देखा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से उसने पैर अपने खींच लिए। कहने का मतलब है आज जब ब्रिटेन की स्थिति कमजोर है तो इसी व्यक्ति, कौन? गांधी। इसीलिए कहते हैं ठंडे लोहे को पीटना नहीं चाहिए, लोहा जब गर्म हो तब पीटना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के जाल में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन पूरी तरह से फंस चुका है, स्थितियां कमजोर है। गांधी नजाकत और नफासत देख रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए इन्होंने पहला काम किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत बात रखने के बाद सीधे भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट की संकल्पना दे डाली। कहा कि यदि आप लोग मुझे सहयोग नहीं देते, मैं देश की बालू से आंदोलन तैयार कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बड़े बड़े नारे दिए, करो या मरो के लिए नारे दिए। वही व्यक्ति जो अहिंसा की बात करता है आज जो करो या मरो जैसा नारा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा आगे, जो हम लोग जिस पे काम करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न बनता है भारत छोड़ो आंदोलन, बात करते हैं। ये 3 आंदोलन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। तो आज हम लोगों ने काम क्या किया, ध्यान रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934, संस्थापक पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक पूछा जाता तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन। कब स्थापना हुई? 1934। इसकी पहली बैठक कहां बुलाई गई? पटना। उस बैठक की अध्यक्षता किसने की? जयप्रकाश नारायण।
1935 भारत शासन अधिनियम, जो भारतीय संविधान की मूल अवधारणा थी, उस संविधान के अंतर्गत देखा जाता है कि संघात्मक शासन की शुरुआत होती है। 1935 भारत शासन अधिनियम में अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की जाती है, प्रांतों से द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त की जाती है। क्लियर है? आगे आप देखते हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 प्रांतीय चुनाव होते हैं। उन प्रांतीय उस समय कुल 11 प्रांत में थे, जिनमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार, 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार थी। 8 प्रांतों में 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। संयुक्त प्रांत से मुख्यमंत्री के पद के रूप में देखा जाता पंडित गोविंद बल्लभ पंत होते हैं। प्रांतीय सरकारें कुल 28 महीने चलती हैं। 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय सरकारें इस्तीफा दे देती हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं से बिना पूछे हुए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश वायसराय लिलिथगो द्वारा शामिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस्तीफा दे देते हैं। इसकी वजह से देखा जाता 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, जिसका सहयोग BR अंबेडकर ने भी दिया था। आगे आप देखते हैं 1936 कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उस अधिवेशन में आप देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने देखा जाता है समाजवाद शब्द की अवधारणा दी। 1937 कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन आयोजित होता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कांग्रेस के फैजपुर जो अधिवेशन है, फैजपुर जगह पड़ती है महाराष्ट्र में। यह एक ऐसा अधिवेशन है जो एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ था। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में सुभाष को सर्वसम्मत से अधिवेशन का अध्यक्ष नामित किया जाता है। 1939 में त्रिपुरी संकट का तात्पर्य यह है कि त्रिपुरी अधिवेशन में 2 उम्मीदवार हो जाते हैं, एक गांधी और एक सुभाष, और दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। त्रिपुरी संकट इसलिए आता, कांग्रेस देखा जाता त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता, त्रिपुरी अधिवेशन में 2 उम्मीदवार हो जाते हैं। गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी के जो उम्मीदवार हैं पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस, 2 लोग देखा जाता है इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं, जिसमें गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय होती है। सुभाष एक बार फिर 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष नामित होते हैं। समस्या यह होती है, सुभाष कब कोई भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जब प्रस्ताव रखते हैं वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है, जिसकी वजह से सुभाष परेशान होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं, अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं, और देखा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी इस्तीफा देते हैं, और 1939 में एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्रिप्स प्रस्ताव आप देखते हैं उसी समय, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1939 को, 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है, जिसका उद्देश्य था भारतीयों का सहयोग लेना, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद देखा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात 17 अक्टूबर 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र। पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ। किस आश्रम से? पवनार आश्रम से स्टार्ट हुआ। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था, किसने आरंभ किया था, किसने नेतृत्व किया था? गांधी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछा जाता है तो विनोबा भावे। बहुत रेयर केस में पूछा जाता है द्वितीय सत्याग्रही कौन है, तो द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाए तो JL नेहरू। इसका उद्देश्य क्या था? दिल्ली चलो। क्रिप्स प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में फंस चुकी है, और इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव आता है मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ध्यान रखना, मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, और उसने भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल करना देखा जाता है, और
मतलब डोमिनियन स्टेट देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए तैयार होती है, लेकिन गांधी इसको क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे करके और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। आगे हम लोग काम करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पे काम करेंगे, एक बहुत बड़े पैनल पे काम करना होगा, बहुत बड़ा मूवमेंट होगा जिसके तहत। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास। मैं अजय सिंह, अगली क्लास में मिलता हूँ। नमस्कार।